द मैन हु आस्क्ड क्वेश्चंस, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। आज से लगभग 24 वर्ष पहले एथेंस में एक व्यक्ति को बहुत अधिक प्रश्न पूछने पर मौत की सजा दे दी गई थी। उनसे पहले भी अन्य दार्शनिक हुए थे, लेकिन सुकरात के साथ ही इस विषय ने वास्तव में प्रगति की। यदि पाश्चात्य जगत में दर्शन शास्त्र का कोई वास्तविक संस्थापक है तो वह सुकरात ही है। एथेंस में सुकरात ने अपने प्रश्नों की बौछार से समूचे तत्कालीन समाज को झकझोर दिया। सुकरात, जो शारीरिक रूप से साधारण और बदसूरत दिखता था, उसकी सीखने की गहन जिज्ञासा, तर्कपूर्ण बुद्धिमत्ता और संवाद कला, प्रश्न पूछने की कला ने उन्हें महान बना दिया। उसकी शैली, जिसे सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है, ने अनगिनत लोगों को जीवन और जगत के विषय में पुनः सोचने पर मजबूर किया। सुकरात का प्रत्येक संवाद उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को व्यक्त करता था, जिससे लोग अपनी स्वयं की अज्ञानता का एहसास कर पाते थे। सुकरात ने अद्वितीयता का परिचय देते हुए खुद को कान में एक भिनभिनाती मक्खी की तरह माना, जो समाज में अपने तर्कपूर्ण सवालों से तत्कालीन बौद्धिक वर्गों में हलचल मचाए रखती थी। एथेंस के युवा नागरिकों का एक समूह उसे बहुत पसंद करता था। दूसरा, एक शासक समूह उससे घृणा करता थे। जहां कुछ उसे तर्कपूर्ण ज्ञान का प्रतीक मानते थे, वहीं अन्य उसे विद्रोही मानते थे। उसकी उपस्थिति ने विचारों की परंपरा को चुनौती दी और तत्कालीन समाज के स्तंभों को हिला दिया। पतली नाक वाला, रूखा, जर्जर और थोड़ा अजीब, सुकरात शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं था। शारीरिक रूप से बदसूरत और अक्सर मैला कुचैले वेशभूषा से रहने वाले सुकरात के पास महान संवाद शैली, सोक्रेटिक मेथड और शानदार बुद्धिमत्ता थी। एथेंस में हर कोई इस बात से सहमत था कि उसके जैसा न तो कभी कोई हुआ और न ही शायद दोबारा होगा। वह अद्वितीय था, लेकिन वह बेहद परेशान करने वाला भी था। उसने खुद को उन घोड़ों की मक्खियों में से एक के रूप में देखा जिनके पास गैडफ्लाई का काटने का बहुत बुरा तरीका है। वे परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि एथेंस में हर कोई सुकरात से सहमत नहीं था। कुछ लोग उससे प्रेम करते थे, तो दूसरी ओर कुछ उसे तत्कालीन शासन प्रणाली और प्रचलित धर्म के लिए खतरनाक मानते थे। युवावस्था में एक बहादुर सैनिक के रूप में लड़ने वाले सुकरात ने बाद में एथेंस के बाजारों में घूमते हुए अजीब प्रश्न पूछना शुरू किया। उसने जो प्रश्न पूछे वे सीधे लेकिन गहरे होते थे। इसका एक उदाहरण यूथिडेमस के साथ उनकी बातचीत थी। उदाहरण के लिए, यूथिडेमस के साथ उसकी बातचीत ने नीतिशास्त्र के बुनियादी नैतिक सवालों को उठाया। उसने यूथिडेमस से पूछा कि क्या धोखेबाज होना अनैतिक होता है। बातचीत ने उसे इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर किया कि क्या कभी कभी कपटपूर्ण कार्य भी नैतिक हो सकते हैं। सुकरात ने यूथिडेमस से पूछा था कि क्या धोखेबाज होना अनैतिक माना जाता है। यूथिडेमस ने उत्तर दिया, बेशक, धोखेबाज होना अनैतिक होता है। उसने सोचा कि यह स्पष्ट और सही जवाब था, लेकिन सुकरात ने पूछा, क्या यह चोरी एक कपटपूर्ण कार्य नहीं है? निश्चित रूप से यह है, लेकिन क्या ऐसा करना अनैतिक के बजाय नैतिक नहीं है? कपटपूर्ण कार्य होने के बावजूद यह अच्छी बात है, बुरी नहीं। हाँ, यूथिडेमस का जो कहना था वह अब तक हमारे मन में स्थापित हो चुका था, लेकिन सुकरात ने एक प्रति उदाहरण का उपयोग करके चतुरतापूर्ण यह दिखाया है कि यूथिडेमस की सामान्य टिप्पणी कि धोखेबाज होना अनैतिक है हर स्थिति में लागू नहीं होती है। यूथिडेमस को पहले इसका एहसास नहीं था। एक युवा व्यक्ति के रूप में सुकरात स्पार्टन्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ पेलोपोनेसियन युद्धों में लड़ने वाला एक बहादुर सैनिक था। प्रौढ़ावस्था की आयु में वह बाजार में घूमता रहता था, समय समय पर लोगों को रोकता था और उनसे अजीब सवाल पूछता था। उसने जीवन भर कमोबेश यही सब किया, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछे वे बेहद तीखे थे। वे सवाल सीधे लगते थे, लेकिन थे नहीं। वे व्यक्ति की अज्ञानता को उजागर करते हुए उन्हें और ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रेरित करते थे। सुकरात की संवाद पद्धति ने उन धारणाओं को चुनौती दी जिन पर लोग अपनी जिंदगी के फैसले लेते थे। उदाहरण के लिए, जब एक सैन्य कमांडर यह विश्वास करता कि वह साहस का अर्थ जानता है, तो सुकरात की पूछताछ उसे असमंजस में डाल देती थी। इस प्रक्रिया में लोगों की वास्तविक समझ के सीमाएं उजागर होती थीं। एथेंस के समाज के लिए यह एक पाठ था। ज्ञान की खोज में संदेह आवश्यक कदम है। जब समाज में शिक्षा की परिभाषा बदल रही थी, सुकरात ने सोफिस्टों की चतुराई को चुनौती दी। जबकि वे अपने छात्रों को भाषण की कला में प्रशिक्षित करते थे, सुकरात ने समझ और सवाल उठाने का महत्व बताया।
उसकी विद्या ने शिक्षा को एक नई दिशा दी, जिससे यह स्पष्ट होता कि सच्चा ज्ञान केवल जवाब देने में नहीं बल्कि सही सवाल पूछने में है। सुकरात ने बार बार प्रदर्शित किया कि बाजार में जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई वे वास्तव में वे सच या वास्तविकता को नहीं जानते थे, जबकि वे पहले सोचते थे कि वे वास्तविकता को जानते हैं। एक सैन्य कमांडर पूरी तरह आश्वस्त होकर बातचीत शुरू करता कि वह जानता है कि साहस का क्या मतलब है, लेकिन सुकरात की पद्धति से 20 मिनट के बाद वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता था। यह अनुभव बहुत से लोगों के लिए निराशाजनक रहा होगा। सुकरात को लोगों की वास्तविक समझ की सीमाओं को उजागर करना और उन धारणाओं पर सवाल उठाना पसंद था जिन पर उन्होंने अपना जीवन बनाया था। एक ऐसी बातचीत जिसके अंत में सभी को यह एहसास हुआ कि वे कितना कम जानते थे, यह उनके लिए एक सफलता थी। एक ऐसी बातचीत जिसके अंत में सभी को यह एहसास हुआ कि वे कितना कम जानते थे, यह सोक्रेटिक पद्धति के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। यह इससे कहीं बेहतर है कि आप यह विश्वास करते रहें कि आप कुछ समझ गए हैं, जबकि आप अभी भी वास्तविकता को नहीं समझ पाए हैं। उस समय एथेंस में अमीर लोगों के बेटों को सोफिस्टों के पास अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। सोफिस्ट चतुर शिक्षक थे जो अपने छात्रों को भाषण देने की कला में प्रशिक्षित करते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ऊंचा शुल्क लिया। इसके विपरीत सुकरात ने अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया। असल में उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो फिर वे पढ़ा कैसे सकते हैं। इससे छात्रों का उनके पास आना और उनकी बातचीत सुनना बंद नहीं हुआ। इसने उन्हें सोफिस्टों के बीच भी लोकप्रिय नहीं बनाया। एक दिन उसका मित्र चेरोफन डेल्फी में अपोलो के दैवज्ञ के पास गया। दैवज्ञ एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत सिबिल थी, जो आगंतुकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती थी। उसके उत्तर आमतौर पर पहेली के रूप में होते थे। क्या सुकरात से भी बुद्धिमान कोई है? चेरोफोन ने पूछा। नहीं, जवाब आया, सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। एक दिन चेरोफोन ने डेल्फी में अपोलो के दैवज्ञ से सुकरात की बुद्धिमत्ता के बारे में सवाल किया। दैवज्ञ ने कहा कि सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। यह सुनकर सुकरात का हृदय हैरान हो गया। उन्होंने सोचा कि कैसे वे, जो खुद को इतना कम जानते हैं, एथेंस के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। यह उनके लिए एक नई सोच का आरंभ था। जब चेरोफोन ने सुकरात को इस बारे में बताया तो पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसने उसे सचमुच हैरान कर दिया। जब मैं इतना कम जानता हूं तो मैं एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? ये उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने वर्षों तक लोगों से यह सवाल किया कि क्या कोई उनसे अधिक बुद्धिमान है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि दैवज्ञ का क्या मतलब था, और वह सही थी। बहुत से लोग विभिन्न कार्यों में अच्छे थे। कोई बढ़ईगिरी में अच्छे थे और सैनिक लड़ाई के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। फिलोसोफर शब्द ग्रीक शब्द फिलोस प्लस सोफिया से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। दर्शन शास्त्र में पश्चिमी परंपरा, जिसका यह पुस्तक अनुसरण करती है, प्राचीन ग्रीस से दुनिया के बड़े हिस्सों में फैली, जो समय समय पर पूर्व के विचारों से पार उर्वरित हुई। यह जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता को महत्व देता है, वह युक्ति, तर्क और प्रश्न पूछने, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस पर आधारित है, न कि इस चीज पर कि हमारे विश्वास करने वाले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसे हमें बताया है कि वे सच हैं। सुकरात के लिए बुद्धि का अर्थ बहुत सारे तथ्यों को जानना या यह जानना नहीं था कि कुछ कैसे करना है। इसका मतलब हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझना है, जिसमें हम जो जान सकते हैं उसकी सीमाएं भी शामिल हैं। दार्शनिक आज कमोबेश वही कर रहे हैं जो सुकरात कर रहे थे। कठिन प्रश्न पूछना, तर्क और प्रामाणिक तथ्यों को देखना, वास्तविकता की प्रकृति जानना और हमें कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए संघर्ष करना। हालांकि सुकरात के विपरीत आधुनिक दार्शनिकों को लगभग 2500 वर्षों की दार्शनिक सोच का लाभ मिला है। यह पुस्तक पश्चिमी विचार की इस परंपरा में लिखने वाले कुछ प्रमुख विचारकों के विचारों की जांच करती है। एक परंपरा जिसे सुकरात ने शुरू किया था। ज्ञान के प्रति प्रेम का यह विचार केवल सुकरात से शुरू नहीं होता, बल्कि यह विगत में थ्योरी और प्रॉब्लम को समझने का एक माध्यम रहा है। एथेंस में जब अमीरों के बेटे सोफिस्टों के पास अध्ययन कर रहे थे, तो एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई। सुकरात, जो अपने समय के दार्शनिकों में अलग थे, ने अनुशासन के साथ ज्ञान की खोज में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रखी। उनका उद्देश्य ज्ञान को बढ़ावा देना और इसे फैलाना था। परंतु
यह एहसास केवल आत्मावलोकन से आया। सुकरात ने लोगों से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया कि क्या कोई उनसे अधिक बुद्धिमान है। इस प्रक्रिया में वह समझते गए कि बहुत से लोग अपने ज्ञान के केवल एक हिस्से में विश्वास करते हैं, पर वास्तव में उनके भीतर समझ की गहराई नहीं है। ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, यह अपने चारों ओर के संसार को समझने की कला है। इसके बाद सुकरात ने फिलॉसफर के अर्थ को स्पष्ट किया। यह ग्रीक शब्द फिलॉसिया और सोफिया से आता है, जिसका मतलब है ज्ञान के प्रति अथाह प्रेम। सुकरात ने दर्शाया कि वास्तविक बुद्धिमत्ता आंतरिक गहराई और तर्क पर आधारित होती है, न कि केवल बातें करने पर। उन्होंने यह प्रेरणा दी कि ज्ञान की सीमाओं को समझना ही वास्तविकता का साबका लेने का सही तरीका है। समकालीन दार्शनिक भी सुकरात के इस विचार का पालन कर रहे हैं, जो तर्क और प्रश्न पूछने के माध्यम से ज्ञान के अस्तित्व को खंगालते हैं। ज्ञान की खोज में हम मानव अस्तित्व के उस अभिन्न हिस्से को समझते हैं जहां हमारी सीमाएं हैं। हम भी अपनी सोच की सीमाओं को पहचानते हैं, और यही आज भी सफल होने का मार्ग है। सुकरात का ज्ञान के प्रति प्रेम का यह विचार सदियों से मानवता के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। सामान्य लोगों को वास्तविकता के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि वे उसके बारे में गहराई से सोचने के बजाय जो उनके सामने है उसे देखकर संतुष्ट रहते हैं। लेकिन दिखावे की जिंदगी भ्रामक है। वे जो देखते हैं वह स्वप्न के समान आभास मात्र है, वास्तविकता नहीं। गुफा की यह कहानी प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के नाम से जानी जाने वाली कहानी से जुड़ी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक उदाहरण है। उन सभी वृत्तों के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में देखे हैं। क्या उनमें से कोई एक पूर्ण वृत्त था? नहीं, उनमें से एक भी पूर्णतया परिपूर्ण वृत्त नहीं था। एक पूर्ण वृत्त में इसकी परिधि पर प्रत्येक बिंदु केंद्र बिंदु से बिल्कुल समान दूरी पर होता है। वास्तविक मंडल कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आप समझ गए कि जब मैंने परफेक्ट सर्कल शब्द का इस्तेमाल किया तो मेरा क्या मतलब था। तो वह पूर्ण वृत्त क्या है? प्लेटो कहेगा कि पूर्ण वृत्त का विचार एक वृत्त का रूप, फॉर्म है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि वृत्त क्या है, तो आपको वृत्त के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि वास्तविक वृत्तों पर, जिन्हें आप अपने दृश्य इंद्रिय के माध्यम से खींच सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, जो सभी किसी न किसी तरह से अपूर्ण हैं। इसी प्रकार प्लेटो ने सोचा, यदि आप यह समझना चाहते हैं कि अच्छाई क्या है, तो आपको अच्छाई के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि उसके विशेष उदाहरणों पर जिन्हें आप देखते हैं। दार्शनिक वे लोग हैं जो इस अमूर्त तरीके से रूपों के बारे में सोचने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सामान्य लोग संसार को अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझने के कारण गुमराह हो जाते हैं। सामान्य लोगों का जीवन उनके चारों ओर की वास्तविकता को ध्यान में रखकर बढ़ता है, भले ही उनके धारणाएं स्वप्नात्मक और भ्रांतियों से भरी हों। प्लेटो की गुफा की कहानी इस सोच को समझने का एक प्रभावी माध्यम है। वह ध्यान दिलाता है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि केवल एक छाया के रूप में वास्तविकता को ग्रहण कर रहे हैं। चूंकि दार्शनिक वास्तविकता के बारे में सोचने में अच्छे होते हैं, प्लेटो का मानना था कि उन्हें शासक होना चाहिए और उनके पास सारी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। द रिपब्लिक में उनका सबसे प्रसिद्ध काम, उन्होंने एक काल्पनिक आदर्श समाज का वर्णन किया जिसमें दार्शनिक शीर्ष पर होंगे और विशेष शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन जिन नागरिकों पर उन्होंने शासन किया, उनके लिए वे अपने पारिवारिक सुखों का त्याग कर देंगे। उनके नीचे देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित सैनिक होंगे और उनके नीचे कार्यकर्ता होंगे। प्लेटो ने सोचा था कि लोगों के ये तीन समूह एक पूर्ण संतुलन में होंगे, एक ऐसा संतुलन जो भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण में रखने वाले उचित हिस्से के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित दिमाग की तरह होगा। दुर्भाग्य से समाज का उनका मॉडल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था और झूठ और बल के संयोजन से लोगों को नियंत्रण में रखेगा। उन्होंने अधिकांश कलाओं पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया होता कि उनका मानना था कि यह वास्तविकता का गलत प्रतिनिधित्व करती है। चित्रकार दिखावे को चित्रित करते हैं, लेकिन दिखावा रूपों के बारे में भ्रामक हैं। प्लेटो के आदर्श गणतंत्र में जीवन के हर पहलू को ऊपर से सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। इसे ही अब हम अधिनायकवादी राज्य कहेंगे। प्लेटो ने सोचा कि लोगों को वोट देने देना यात्रियों को जहाज को कहीं बेहतर तरीके से चलाने देने जैसा है, ताकि जो लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें कार्यभार संभालने दिया जाए। 5वीं शताब्दी का एथेंस उस समाज से काफी अलग था जिसकी कल्पना प्लेटो ने द रिपब्लिक में की थी। यह एक प्रकार का लोकतंत्र था,
हालांकि लगभग 10% आबादी ही मतदान कर सकती थी। उदाहरण के लिए महिलाओं और दासों को स्वचालित रूप से बाहर रखा गया था। लेकिन कानून के समक्ष सभी नागरिक समान थे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत लॉटरी प्रणाली थी कि सभी को राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का उचित मौका मिले। समग्र रूप से एथेंस ने सुकरात को उतना महत्व नहीं दिया जितना प्लेटो ने दिया। सुकरात की सच्चाई से बहुत दूर कई एथेनियाई लोगों को लगा कि सुकरात खतरनाक व्यक्ति था और जानबूझकर तत्कालीन सरकार और धर्म को कमजोर कर रहा था। 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात 70 वर्ष के थे, उनमें से एक मेलेटस उन्हें अदालत में ले गया। उन्होंने दावा किया कि सुकरात एथेनियन देवताओं की उपेक्षा कर रहे थे, अपने स्वयं के नए देवताओं को पेश कर रहे थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सुकरात एथेंस के नवयुवकों को बुरा व्यवहार करना सिखा रहे थे और उन्हें अधिकारियों के खिलाफ होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ये दोनों बेहद गंभीर आरोप थे। अब यह जानना कठिन है कि वे कितने सटीक थे। शायद सुकरात ने वास्तव में अपने छात्रों को राज्य धर्म का पालन करने से हतोत्साहित किया था, और कुछ सबूत हैं कि उन्हें एथेनियन लोकतंत्र का मजाक उड़ाने में मजा आया। यह उनके चरित्र के अनुरूप होता। यह निश्चित रूप से सच है कि कई एथेनियाई लोगों ने आरोपों पर विश्वास किया। उन्होंने इस बात पर मतदान किया कि वह दोषी है या नहीं। विशाल जूरी में शामिल 501 नागरिकों में से आधे से अधिक ने सोचा कि वह ऐसा ही था और उसे मौत की सजा सुनाई गई। अगर वह चाहता तो शायद फांसी से बचने के लिए अपनी बात रख सकता था, लेकिन इसके बजाय गैडफ्लाई के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसने एथेनियाई लोगों को यह तर्क देकर और भी अधिक नाराज कर दिया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वास्तव में उन्हें उसे दंडित करने के बजाय उसे जीवन भर मुफ्त भोजन देकर पुरस्कृत करना चाहिए। यह अच्छा नहीं हुआ। सुकरात ने बिना डर के, बिना झिझक के हेमलॉक नामक विष का प्याला हाथ में लिया, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उसके शरीर को पंगु बना रहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में सुकरात ने अपने प्रियजनों को विदाई दी। यद्यपि उनके चेहरे पर चिंता और उदासी के साए छाए हुए थे, उन्होंने अपने छात्रों को इकट्ठा किया जिस तत्व के लिए वे जाने जाते थे, ज्ञान की खोज। उन्हें पता था कि आज का यह क्षण एक शिक्षाप्रद संवाद होगा, एक निष्कर्ष नहीं। जबकि मृत्यु निकट थी, सुकरात के मन में एक चिंगारी जलती रही। उनके पास एक विकल्प था, चुपचाप जीवन जीने का, कठिन प्रश्न पूछने से बचने का। लेकिन उनके अंतरात्मा ने उनके लिए एक और रास्ता चुना। वे एक जीवन में जीना नहीं चाहते थे जहां वे अपने विचार और सत्य की खोज जारी नहीं रख सकते थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मृत्यु से अधिक बुरा कोई जीवन नहीं है जहां सोचने और पूछने की स्वतंत्रता न हो। जब उन्होंने जहर का प्याला पिया तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की अंतिम शपथ ली। लेकिन उनकी मृत्यु का कारण उनके विचारों की महानता नहीं थी, बल्कि इस विचार ने उन्हें अमर बना दिया। प्लेटो के संवादों में सुकरात की बुद्धिमत्ता और उनका अन्वेषी दृष्टिकोण जिंदा रहे। उनके विचारों ने न केवल उनके आसपास के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि उनके शिष्यों को प्रेरित किया। प्लेटो ने सुकरात की शिक्षाओं को अपने विचारों में आत्मसात किया और बाद में अरस्तु, जो दार्शनिकता के एक नए मोड़ से गुजरे, सुकरात की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सुकरात की मृत्यु ने केवल उनकी शारीरिक उपस्थिति को समाप्त किया, लेकिन उनके विचार पूरे पाश्चात्य दार्शनिकता में व्याप्त हो गए। हर कठिन सवाल और हर विचार की चुनौती उनके सिद्धांतों का आधार बन गई। उनकी अंतर्दृष्टि ने न केवल उनके जीवन में, बल्कि अनगिनत पीढ़ियों के दार्शनिकों के मन में सत्य की खोज के प्रति एक गहरी प्रेरणा दी। वे अपनी दार्शनिकता के माध्यम से हमारे विचारों और जीवन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल सवाल पूछने में निहित है। इस प्रकार सुकरात को हेमलॉक नामक पौधे से बना जहर पिलाकर मौत की सजा दे दी गई। सुकरात ने अपनी पत्नी और 3 बेटों को अलविदा कहा और फिर अपने छात्रों को ज्ञान की खोज जारी रखने का आह्वान किया। यदि सुकरात के पास चुपचाप जीवन जारी रखने, कोई और अधिक कठिन प्रश्न न पूछने का विकल्प होता, तो वह इसे स्वीकार नहीं करता। वह उससे बेहतर मरना पसंद करता। उसके पास अंतरात्मा की एक आंतरिक आवाज थी जो उसे हर चीज पर सवाल उठाते रहने के लिए कहती थी, और वह उसे धोखा नहीं दे सकता था। फिर उसने जहर का प्याला पी लिया। बहुत जल्द वह मर गया। हालांकि प्लेटो के संवादों में सुकरात आज भी जीवित है। यह कठिन व्यक्ति,
जो प्रश्न पूछता रहा और चीजें वास्तव में कैसी हैं, इसके बारे में सोचना बंद करने के बजाय मर जाना पसंद करने के कारण तब से दार्शनिकों के लिए प्रेरणा रहा है। सुकरात का तत्काल प्रभाव उनके आसपास के लोगों पर पड़ा। प्लेटो ने अपने शिक्षक की मृत्यु के बाद सुकरात की भावना से शिक्षा देना जारी रखा। अब तक उनका सबसे प्रभावशाली शिष्य अरस्तु था, जो उन दोनों से बिल्कुल अलग तरह का विचारक था।